तो 50 से 60% स्टूडेंट के सिलेक्शन तो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि भाई साहब वो लास्ट के 10 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सुंदर हैंडराइटिंग के अंदर नोट्स बना लें। और कुछ भाई साहब ऐसे हैं जो अनयूजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ के फालतू के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। अब आप बताइए, आप कितना भी ज्यादा पढ़ लें, अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? और अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया तो आप एक बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट ही होगे। आप टॉपर्स की लिस्ट में तो नहीं आ पाओगे। कहीं ना कहीं आपके मन में कंफ्यूजन रह जाएगा कि मेरा सीबीटी 2 होगा कि नहीं होगा, सीबीटी 2 के लिए मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो गाइज, ऐसी गलतियां नहीं करनी है आप लोगों को। इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से, आज से आपके एग्जाम में 10 दिन का समय बच रहा है और इन 10 दिनों को आपको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर कैटेगरी में चले जाएं। और टॉपर कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस टॉपर्स के पास कुछ हैक्स, मतलब टॉपर को कुछ ऐसी चीजें पता चल जाती हैं जिससे कि वो ज्यादा मार्क्स गेन कर लेते हैं बहुत कम समय में। आप लोगों को लगता होगा कि ये वाला भाई है यार, ये तो बहुत कम मेहनत करता है, लेकिन एग्जाम में भैया इसके मुझसे ज्यादा नंबर आ गए, ऐसे कैसे हो गया? बेटा, उसने कुछ नहीं किया है, उसको कुछ हैक्स पता है कि एग्जाम में किस तरीके से चीजों को अटेम्प्ट करना है या किस तरीके से उस चीज को देखना है। तो गाइज, यही सारी गलतियां जो आप इस टाइम पे कर रहे हो, इन गलतियों से कैसे बचना है और किस तरीके से आप एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर की कैटेगरी में जा सकते हो, और वो भी कम मेहनत के साथ। ये लास्ट 10 डेज हैं। अगर इन लास्ट 10 डेज के अंदर आप लोगों ने इन 10 डेज को यूटिलाइज कर लिया अच्छे से, तो आप विश्वास मानिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। आपको इतनी सी भी डाउट नहीं होगा अपने ऊपर कि मेरा सीबीटी 1 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 100% सीबीटी 1 निकलेगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके की चीजें हैं। बड़े ही आराम से सारी साइंटिफिक ट्रिक्स पे मैं बात करूंगा कि क्या क्या चीजें मैं लिख के लाया हूं, उन सारी चीजों पे मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। जिन लोगों को लग रहा है कि मैंने तो एक लेक्चर देख लिया है और वो लेक्चर देख के या मैंने किताब से पढ़ लिया है, मेरा तो काम हो जाएगा, तो एक बार देखो, साइंटिफिक स्टडीज हैं, ये जो चीजें हैं ना, ये मैं अपने घर से नहीं बना रहा हूं। साइंटिस्ट ने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा है, उसके बाद ये रिजल्ट्स हैं आप लोगों के सामने। तो जिन लोगों को ये लगता है कि रिवीजन क्या है, रिवीजन क्यों मतलब उस चीज को वो इग्नोर करते हैं, यहां पे पता चल जाएगा। तो 1 मिनट में आप लोगों का लूंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद में वहां पे चलूंगा। तो गाइज, यहां पे आप लोग देखिए, ये है हमारा लर्निंग पिरामिड। अगर आप लोगों को लगता है कि आपने एक लेक्चर देख लिया और वो चीज आपकी कंप्लीट हो गई, तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी में हो। लेक्चर देखने से या किताब की रीडिंग मारने से, आप ये मान के चलिए, लेक्चर देखने से क्या मतलब, जैसे क्लास में कोई लेक्चर हो रहा है, अगर आपने वो चीज अटेंड कर ली और या रीड कर ली किताब, तो आपके चीजें जो है वो लगभग 10% ही याद रह पाती हैं। और अगर आपने ऑडियो विजुअल, यानी कि जो आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि ये वाली वीडियो देख रहे हैं या किसी टीचर की आप वीडियो देख रहे हैं, तब आप लोगों को 20% चीजें याद रहती हैं। रिवीजन बताऊंगा, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, यहां पता चलेगा आप लोगों को। अगर आप ये डेमोन्स्ट्रेशन जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके, जैसे कि कई बार देखा होगा जड़त्व आघूर्ण को या किसी चीज को टीचर घुमा के दिखा रहा है किसी चीज को, या मतलब कोई एक्सपेरिमेंट क्लास में करके दिखा देगा, कोई केमिकल रिएक्शन है उसको दिखा देगा, तो आपको 30% तक याद रहती हैं वो चीजें। अगर आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर लेते हैं किसी टॉपिक को, तो वो आपको 50% तक चीजें याद रखती हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि इस चीज के नुकसान बहुत हैं। डिस्कशन की जगह आप फालतू की चीजें ज्यादा करते हैं, इसलिए इससे भी बचना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, 75% आप लोगों की चीजें हो जाती हैं कवर जब आप प्रैक्टिस करते हैं, और ये प्रैक्टिस रिवीजन से ही आती है। जब आप बेहतरीन रिवीजन करते हैं, तब आप प्रैक्टिस, वही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये जो है 90%, इसका मतलब होता है टीच अदर्स। और जब रिवीजन कर रहे होते हैं ना, तो मैं हमेशा से ऐसे ही रिवीजन करता था कि देख, अपने आप को ही समझा रहे, मान लीजिए सामने आपके कोई नहीं है, आप अपने आप को ही समझा रहे हो, देख यहाँ पे सीपी दे रखा है और ये एमपी दे रखा है, ठीक है, ये हो जाएगा, चलो ठीक है। मतलब अपने आप को ही आपको समझाना है टीचर बनके। अगर आपने वो चीज किसी इंसान को पढ़ा दी, आप खुद भी हो सकते हैं वो, तो आप ये मान के चलिए कि ये चीज आप लोगों को 90% तक याद करा देती है, और यही आपका रिवीजन करता है। जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं, तो आप बोल बोल के खुद को ही पढ़ा रहे होते हैं कि देख ये चीज यहां से हुई है, यहां पे आई है, अच्छा ये इसने ऐसे किया है, तो आप खुद को ही समझा रहे होते हैं उस टाइम पे। वैसे आपके पास कोई स्टूडेंट नहीं है, तो आप ये काम जरूर से जरूर करते हैं रिवीजन के समय पे। तो रिवीजन और प्रैक्टिस, ये जो दो चीजें हैं,
ये साइंटिफिक स्टडी है, सोर्स एंड नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरीज बेहतर, और आप कोई भी देख लीजिएगा, और भी बहुत सारे हैं, कई साइंटिस्ट ने भी यही रिजल्ट्स निकाले हैं, तो आप इन रिजल्ट्स को देख सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि मैं लेक्चर या पढ़ के काम कर लूंगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी हो। आपको लगता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, बेटा बिना रिवीजन के कुछ होना नहीं है, इस चीज को आप याद रखिएगा। बाकी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों पे अभी चल रहा हूं, तो एक मैंने छोटी सी चीज आपको बताई, यही रिवीजन है। ये जो दो चीजें हैं ना, यही रिवीजन है। यही रिवीजन में आप यही करते हो, रिवीजन के अंदर प्रैक्टिस होती है आप लोगों की, और दूसरी चीज आप लोग अपने आप को पढ़ाते हो या किसी दूसरे को पढ़ाते हो, वही रिवीजन होता है। फिर आप प्रैक्टिस करते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह की, तो इन चीजों का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा होता है। दूसरी स्टडी भी आप देख सकते हो, ये एक दूसरी स्टडी है, उसके अंदर भी सेम टू सेम चीजें हैं कि जब आप वो चीज खुद से कर रहे हो या किसी को पढ़ा रहे हो, तब ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक इसी तरीके से यहां पे देख सकते हो, ये कई जगह की स्टडीज हैं और उसका सेम रिजल्ट्स आप लोगों के सामने है। तो ये बात तो आपको पता चल गई होगी। अब मैं बात करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पे, जो आप लोगों को इस टाइम पे करना है और जिससे आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस पे मैं एक वीडियो और दे चुका हूं, वो वीडियो आप लोगों को जरूर से जरूर देखनी है। और मेरा इस टाइम पे सबसे बड़ा कहना यह है बेटा, कि आप नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, मत करो, मत करो। अगर आपने नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट किया, आप समझ लीजिए ये इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, इन 10 दिन को अगर आपने रिवीजन में बहुत अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस, और अगर कोई नई चीज भी कर रहे हो, तो रिवीजन प्रैक्टिस के बाद जो समय बच रहा है उसमें आप उस नई चीज को कवर करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नई चीजें कवर करते जा रहे हो, पुरानी आपको याद ही नहीं है। देखिए ये लास्ट टाइम होता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमें ये इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, समेटना होता है चीजों को, कि देखो भाई अब मैं सारी चीजें कवर कर चुका हूं, अब मैं उस चीज को दोबारा से कर रहा हूं। जैसे कह रहे हैं ना, एक बार खाना खा लिया, अब आप फिर दोबारा से खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगेगा मेरा तो पेट भरा हुआ ही है, चलो फिर भी देख लेता हूं। तो समेट रहे हो आप चीजों को। अब ये नहीं है कि भैया हमारा ये भी छूटा पड़ा, ये भी छूटा पड़ा, ये भी छूटा, अब हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए, खुद सोचिए, मान लेते हैं आप फ्लाइट में जा रहे हैं, आपसे फ्लाइट में जाने को कहा जाए, तो आप वहां पे तो लिमिट होती है कि सिर्फ इतने केजी वेट ले जा सकते हो आप, तो फिर आप फालतू की चीजें निकाल के फेंक देते हो ना। इसी तरीके से इन लास्ट डेज के अंदर आपको जो फालतू की चीजें हैं उनको इग्नोर करना है, फालतू की चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ इंपोर्टेंट लेके चलना है। अब जैसे कहीं पे आपको पहाड़ चढ़ना है, आपसे कह दिया जाए बेटा पहाड़ पे चलना है, तो आप क्या सारा सामान लेके चलोगे? उतने ही कपड़े लेके चलोगे? पहाड़ पे चलना है, पैदल ट्रैकिंग करनी है, तो कम सामान लेके चलोगे ना। इसी तरीके से यहां पे सिलेबस भी हमें कुछ लिमिटेड पढ़ना है। तो सबसे पहले लास्ट 10 डेज में कैसे पढ़ना है, तो देखो सब कुछ नहीं पढ़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ नहीं पढ़ना है। इस टाइम पे आपको कुछ चीजें छोड़नी ही होंगी। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट रूल होता है 70-30 रूल, कुछ लोग इसे 80-20 कहते हैं, कुछ 60-40 कहते हैं, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग रूल यूज होता है। उसका क्या मतलब है कि 30% ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे 70% क्वेश्चन आते हैं, और 70% सिलेबस ऐसा है जिससे कुल 30% क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक छोटे से सिलेबस के हिस्से से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और एक बहुत ज्यादा सिलेबस से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइम पे आपका मेनली फोकस होना चाहिए उस सिलेबस पे जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं लेके चलूंगा नीचे, बताऊंगा भी मैं खुद भी, लंबी वीडियो होगी, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा, इस बात को समझ लीजिएगा। कम पढ़ना है बट इफेक्टिव पढ़ना है, ओनली इंपोर्टेंट चीजों को पढ़ना है। अब आपको इंपोर्टेंट कौन बताएगा, तो वो मैं ही बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बस आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, निश्चित तौर से सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। टाइम लिमिट्स को सेट करना है। ऐसा नहीं है कि कोई लेक्चर देखने बैठ रहे हो या कुछ रिवीजन करने बैठ रहे हो, साथ में मोबाइल चल रहा है, इधर रील स्क्रॉल कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो। बेटा निश्चित तौर से आप ये मान के चलिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। फिर अगर किसी इंसान के पास रिवीजन करते टाइम मोबाइल पड़ा है ना, तो वो सबसे बुरा काम कर रहा है। देखिए टाइम सबके पास उतना ही है, बस कोई इंसान बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है। आप एक बार मोबाइल को साइड रखिए और आप रिवाइज करके देखिए, आप 2 घंटे के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर पाओगे। मैं बोल रहा हूं खुद से, 3-3, 4-4 चैप्टर्स का रिवीजन कर लोगे सिर्फ 2 घंटे के अंदर। और आप मोबाइल रखिए साथ में, इधर स्क्रॉल करिए, इधर रिवीजन करिए, इधर स्क्रॉल करिए, एक चैप्टर नहीं निपटेगा, 3-4 घंटे निपट जाएंगे। इसलिए मोबाइल को दूर फेंकना है सिर्फ 10 दिन बेटा, सिर्फ 10 दिन। जब जॉब लग जाएगी, ट्रेन खड़ी हुई होगी ना, तो तुम्हें जो करना है वो कर लेना आप लोग। जब जॉब लग जाएगी और ज्वाइनिंग के बीच का समय बचेगा, खूब स्क्रीन रोल करना, खूब गर्लफ्रेंड से बातें करने ना। लेकिन हाथ जोड़ रहा हूं मैं आप लोगों से एज ए छोटा भाई या बड़ा भाई, कि इस टाइम पे आप ये काम मत करिए, नहीं तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और एक बार आपके मन में ये डाउट आया
कि मेरा CBT 1 नहीं निकल रहा है या निकलेगा कि नहीं निकलेगा, CBT 2 की तैयारी नहीं कर पाओगे, गारंटी के साथ लिख के देता हूं। वो बच्चा तैयारी कर ही नहीं पाएगा जिसके मन में डाउट आ गया। इसलिए हमें इतने मार्क्स लेके आने हैं कि मेरे मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि जब मन में डाउट आ जाता है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो। ये बात मेरे को खुद से पता है। आपका मन ही नहीं करेगा ट्रेड भी पढ़ने का, आपका मन ही नहीं करेगा इंजीनियरिंग पढ़ने का, क्योंकि आपको लगेगा अरे जब CBT 1 होगा तभी तो करूंगा। तो इतने मार्क्स हमें लेके आने हैं। मार्क्स देखिए, एक बार सेफ स्कोर पे बात कर लेता हूं। बहुत सारे लड़के हैं जो सेफ स्कोर करते हैं, चलिए मैं वो भी बता देता हूं, आप लोगों का डर निकाल देता हूं। बेटा देखो, सेफ स्कोर उतना नहीं रहने, मतलब बहुत ही कम है। देखिए इतना कितना बच्चा, 2,82,000 बच्चा सेलेक्ट होना है, और 2 लाख, देखिए 19 लाख बच्चों ने टोटल फॉर्म है, 18-19 लाख, उसमें से 15 लाख बच्चा पेपर देने जाएगा और 3 लाख बच्चा सेलेक्ट होगा। हर 5 में से 1 बच्चा आप लोगों का सिलेक्शन लेना है। तो इतना ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, इतनी ज्यादा चीजें भी नहीं है, तो इतना ज्यादा आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कट ऑफ भी, कि क्या क्या कट ऑफ इसकी रही थी। अरे इन्होंने यहां पे कट ऑफ नहीं लगाई है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट। देखिए अगर आप लोग कट ऑफ देखेंगे तो आपको खुद से पता चल रहा होगा कि कट ऑफ उतनी नहीं है किसी भी आरआरबी की। इस आरआरबी की नहीं बात कर रहा हूं मैं, आप किसी भी आरआरबी की अगर कट ऑफ देखेंगे तो उतनी कट ऑफ नहीं है कि आप लोग मार्क्स ना लेके आ पाओ। 75 में से बेटा 20 नंबर तो आप बड़ी ही आसानी से साइंस के अंदर ही खींच सकते हो। और मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कौन कौन से टॉपिक्स आप करके चले जाएं तो आप बड़ी ही आसानी से मार्क्स खींच लेंगे। मैथ्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से बड़े ही आसानी से मार्क्स खींचे जा सकते हैं। तो जो ये कट ऑफ गई है इतनी कम, इसमें तो आप बड़ी ही आसानी से मार्क्स खींच सकते हो, जो बहुत ही कम है गाइस। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, और ये सब ने सिलेक्शंस लिए हैं, आप भी सिलेक्शंस ले सकते हो। मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए ये आप लोगों के सामने सिलेबस है। मैथ्स 20, रीजनिंग 25, साइंस 20, जीके जीएस 10। तो 10 नंबर को इन्हें तो आप भूल ही जाओ मेरे अकॉर्डिंग। इन 10 नंबर में तो जितना मैंने आप लोगों को स्टैटिक जीके दी है उतनी, और वो करंट जीके जो आप लोगों को करवाई है वही बहुत है, उससे ज्यादा आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ चीजों में गलतियां जो आप लोग कर रहे हो वो मत करिए। पहले नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया कि इस टाइम पे नोट्स नहीं बनाना है, और उस 30% सिलेबस को सबसे ज्यादा फोकस करना है जहां से 70% क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो कम पढ़ना है और इफेक्टिव पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को देखिए, कुछ स्टूडेंट ये गलती कर रहे हैं कि फालतू की चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें वो पढ़ तो नहीं उन्होंने, लेकिन अब छोड़ रखी हैं, जो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो बेटा। मैं कह रहा हूं नई नई चीजें पढ़ते जाओगे और पुरानी चीजों को नहीं करोगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज को समझ लीजिए। टाइम लिमिट सेट करनी है, मोबाइल का यूज नहीं करना है रिवीजन के टाइम पे, ये बात ध्यान रखना। कोई टॉपिक देख रहे हो उस टाइम पे मोबाइल यूज करिए, लेकिन वहीं तक जहां तक आपको नीड है, फालतू चीजें नहीं। डोंट वेस्ट टाइम इन मेकिंग ऑफ नोट्स। अगर आप नोट्स बना रहे हो और उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। हां, अगर आपके अंदर इफिशियंसी है और आप कुछ इस टाइप के नोट्स बना पा रहे हो कि पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग इसके अंदर निपटा पा रहे हो, कि मैंने भैया पूरा चैप्टर है, जैसे ये मैकेनिक्स है और ये मैकेनिक्स मैंने इस पूरे पेयर के अंदर निपटा रखी है, तब तो हम माने कि हाँ भाई अच्छी चीज है। आपने ये 2 घंटे में मान लो नोट्स बनाए और आप फिर 10 दिन के लिए रिवाइज कर रहे हो, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पूरे चैप्टर वाइज नोट्स बना रहे हो और वो भी बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में, तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस टाइम पे कोई नहीं है। आप इस टाइम पे जो टीचर्स की बुक्स हैं वो भी अपने आप में नोट्स ही हैं, उनकी हेल्प ले सकते हो। हम भी अपने नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो आप उन नोट्स की भले ही हेल्प ले सकते हो। अपनी बुक्स या नोट्स की इंपोर्टेंस को समझो। जो आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं या आप लोगों ने बुक में मार्किंग करी है, उस चीज को पढ़ो। फालतू की मैराथन के चक्कर में मत पढ़ो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, ये बात समझ लेना आप लोग। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होना है। रिवीजन के टाइम मोबाइल का यूज बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले कौन कौन से ट्रिक्स। तो देखिए, एक तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पहले से ही कि इलिमिनेशन मेथड का किस टाइप से हमें यूज करना है। तो इलिमिनेशन मेथड हम लोग देखेंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया है कि अप्रोक्सीमेशन मेथड का हमें किस तरीके से यूज करना है। तो इलिमिनेशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन मेथड, डिजिटल सम, ये सारी की सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताई है। इन चीजों का ध्यान रखना। देखिए, जब भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अप्रोक्सीमेशन से ही हो जाते हैं, और जब तुक्का मारना होता है साइंटिफिक, तो वो अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही, यूनिट डिजिट से ही, इन सारी चीजों का ही यूज करना होता है। तो इन चीजों को यूज करना सीख लीजिए कि किस तरीके से हमें अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है। इसके अलावा कुछ और डेटा है जिनके दम पे आप अपने क्वेश्चंस को साइंटिफिक वे में गैस कर सकते हो या तुक्का मार सकते हो। अगर इस टाइप पे आप इन चीजों को यूज करके देखिए, आपको निश्चित तौर से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।
कोई क्वेश्चन है जो आपको आता ही नहीं है, और आप पहली बात तो देखो तुक्के नहीं मारने चाहिए क्योंकि 130 की नेगेटिव मार्किंग है, फिर भी जहां आप 50% श्योर हैं वहां पे आप तुक्के जरूर से जरूर माने। अच्छा, बच्चों के मार्क्स कम क्यों आते हैं? मार्क्स कम इसलिए आते हैं क्योंकि आपने लगता है कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ा हुआ है, आपने पहले से पढ़ रखा है, लेकिन उसको रिवीजन नहीं किया, जिसके चलते जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आप लोग उस चीज को भूल जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है कि ये है, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया, जिसके चलते जब आप उस क्वेश्चन को टिक करके आते हैं तो वो एक नंबर घटाता नहीं है, सिर्फ 1.33 मार्क्स घटाता है, इसलिए भी आप लोगों का काम खराब होता है। दूसरी चीज, कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता है और आपका तुक्का मारने का मन हो रहा है, ऑल ऑफ द अबव वहां पे अगर दिया हुआ है आप तुक्का मार दीजिए, मैक्सिमम केसेस में ये क्वेश्चन जो है वो सही होता है, इवन 90% केसेस तक ये चीज सही मिलती है, और नोटा ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 10% केसेस ऐसे हैं जिसमें नोटा ऑप्शन होता है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है, एग्जामिनर जब आपको 4 ऑप्शंस देगा, जैसे आप लोग को ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए, तो आप ये मान के चलिए, देखिए ए वी सी डी, जब टीचर या एग्जामिनर पेपर बनाता है ना तो वो ये सोचता है, ऐसा नहीं सोचता अभी कभी भी एग्जामिनर, अगर ज्यादा ही मूड खराब है तभी सोचेगा कि वो इतना दिमाग लगवाऊं बच्चे को कि वो पहला ऑप्शन भी चेक करे, फिर दूसरा करे, तीसरा करे, चौथा करे। लेकिन मैक्सिमम केसेस में वो यही सोचता है कि देखो ऐसा तो नहीं करना है कि बच्चा क्वेश्चन पढ़े और पहली बार में ही उसे आंसर दे दूं, तो वो यहां तो आंसर बहुत कम केसेस में रखता है, तो ए ऑप्शन बहुत रेयर केसेस में ही रखते हैं और कई जगह पर मिलता भी है। तो इसलिए आपको अगर देखिए, अगर रियल में आंसर निकल गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको साइंटिफिक गैस करना है तो आप ए और डी को छोड़ के बी और सी पे जा सकते हैं। ये तब है जब जिसकी नैया तो डूब ही चुकी है और वो करना चाह रहा है कुछ, तो ठीक है, ये तब के लिए है। अगर कहीं भी एक्सट्रीम वैल्यूज हो, ये बेल्स लिख दिया इसने, एक्सट्रीम वैल्यूज हो या अतिशयोक्ति वाला कोई सेंटेंस लिखा हो, वो हमेशा गलत होता है, चाहे वो कथन हो, कुछ भी हो, निष्कर्ष हो कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, हमेशा ऐसे ही होता है। अगर ऐसी कोई चीज लिखी हुई है तो वो हमेशा गलत ही होती है, बात समझ लेना, कभी भी ऐसी चीजों को सही नहीं माना जाता है। और दूसरी, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या है? एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब जैसे मान लो ऑप्शंस दिए तुम्हें 0, 1, 3 और यहां पे दे दिया 10,005, तो जो एक्सट्रीम या अलग वाली वैल्यू है ये चीज मैक्सिमम केसेस में गलत होती है, आंसर आपको यहीं से देखने को मिलेगा। जो क्लोज वैल्यू होती हैं, जो पास पास वैल्यू होती हैं, वही आंसर ज्यादातर होते हैं। दूसरी चीज, आपके 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन बहुत क्लोज दिख रहे हैं आपको, बहुत क्लोज का मतलब जैसे कि यहां पे लिख दिया साइन थीटा और यहां पे लिख दिया माइनस साइन थीटा, आपको समझ नहीं आया है, और इधर लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा और इधर लिख दिया टेन थीटा, मान लो ऐसे लिख दिया, तो आप ये मान के चलिए कि 90% केसेस में आंसर आपको यहीं से देखने को मिलेगा। इस तरीके की भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इन चीजों को भी आपको यूज करना होता है अगर आपका नैया डूब रही है तब। समान आंसर वाले ऑप्शंस जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, उसमें जो क्लोज वाली चीजें होती है ना वही सही होती है। आप लोग देखना क्यों क्लोज वाली, क्योंकि आप वहां तक तो पहुंच ही गए हो ना, प्लस माइनस साइन थीटा तक तो आप पहुंच ही गए हो, अब ही तो आपको चूज करना है, इसलिए वहां तक एग्जामिनर आपको पहुंचाता ही पहुंचाता है। दूसरी एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, एग्जामिनर आपके माइंड से खेलता है। माइंड से किस तरीके से खेलता है? तो वो इस तरीके से खेलता है कि स्टार्टिंग में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन रख देगा और बच्चे जो बेवकूफ बच्चे हैं वो देखेंगे अरे यार पेपर तो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब घबरा जाएंगे। आपको घबराना नहीं है क्योंकि पेपर बेटा अभी आगे भी है, 75 क्वेश्चन हैं पूरे या 100 क्वेश्चन हैं पूरे, तो आप 3 क्वेश्चन देख के क्यों घबरा रहे हो? पेपर को स्किप करो, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है स्किप करो, आगे निकलो। पहले मैं पूरा पेपर देखूंगा, उसके बाद मैं सारी चीजों को देखूंगा और आप देखेंगे कि लास्ट में क्वेश्चंस बहुत आसान आसान आ रखे हैं। एग्जामिनर फंसाने के लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस डालता है, इसलिए आपको कभी भी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो उसकी वजह से अपने अंदर एंजाइटी या अपने आप को डिप्रेशन में नहीं लाना है, परेशान नहीं होना है कि भैया अरे पेपर हार्ड आया तो यार सबके लिए आया, तेरे लिए थोड़ी आया, तू क्यों घबरा रहा है? अरे मेरे खुद के 69 पॉइंट कुछ मार्क्स थे, 70 मार्क्स थे, जब पेपर डिफिकल्ट था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 90 हो गए, समझ रहे हो ना? और जब मेरे इसके अंदर जो सीबीटी 1 है उसमें मेरे 71.7 थे, 71.7 ही रहे, पॉइंट में भी नहीं बढ़ा क्योंकि मुझे पता था पेपर हल्का है। तो जब हल्का पेपर आएगा तो सबके लिए आएगा, डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए आएगा, तू क्यों घबरा रहा है? और कभी भी पेपर को इस तरीके से अटेम्प्ट नहीं करना है कि भैया उसने तो 90 कर लिए तो मेरे को भी 90 करने। बेटा तेरा डिफिकल्ट पेपर आएगा, उसकी शिफ्ट में हल्का आया था, उसने 90 अटेम्प्ट कर लिया, अगर 100 का पेपर है तो मान लो 75 में से उसने तो पूरा 70 अटेम्प्ट मार दिया या 75 मार दिया,
पेपर हो सकता है इजी हो, तेरा बहुत डिफिकल्ट पेपर हो तो जरूरी नहीं है कि उसकी होड़ करनी है, उसके 75 अटेम्प्ट करने पे भी उतने नंबर नहीं आएंगे जितने तेरे यहाँ पे 60-65 अटेम्प्ट करने पे ही आ जाएंगे। लेकिन पेपर पूरा देखना है, हर हाल में आपको पूरा पेपर जरूर से जरूर देखना है, इस बात को ध्यान रखना। समान आंसर वाले ऑप्शंस नहीं टिक करने, ब्रेन सिग्नल्स को पहचानना है। ब्रेन सिग्नल क्या है? ब्रेन सिग्नल आपने देखा होगा कई बार, जैसे क्वेश्चन देखा, अभी कंफ्यूजन हो रहा था, फिर आप अगर उसी पे अड़े रहे तो फिर आंसर नहीं मिलेगा, आप आगे बढ़ जाइए उसे छोड़ के, थोड़ी देर बाद आपके दिमाग में आंसर आएगा कि यार उसका आंसर ये था, फिर जाके वहां पे क्वेश्चन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उस टाइम पे कनेक्ट नहीं कर पाता है चीजों को। आपने अगर चीजें पढ़ी हुई है, देखिए सबसे ज्यादा बच्चों की जो गलती है ना वो है रिवीजन ना करना। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, कोई माई बाप नहीं है आपको बचाने वाला। क्योंकि रिवीजन ना करने से सिर्फ ये फायदा नहीं है कि आपका कि भाई रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस तो कंप्लीट हो गया। रिवीजन ना करने से सबसे बड़ी गलती होती है कि आप निगेटिव बहुत ज्यादा करके आते हो, क्योंकि दो ऑप्शंस में आपको हर बार कंफ्यूजन होगा, हर बार कंफ्यूजन होगा, और ये सारा का सारा जो कंफ्यूजन है ये आपको ले डूबेगा। कंफ्यूजन ही ले डूबता है, क्योंकि निगेटिव बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो सही तो गलत हुए ही हुए, जो सही थे वो भी गलत हो गए। समझ आ रही है ना? तो 1 मार्क्स तो गया ही गया, साथ में 0.33 और चला गया। इसलिए आप लोगों को रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने अभी रिवीजन की इंपॉर्टेंस आपको दिखाई कि रिवीजन और जो इस टाइम पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं, लिमिटेड प्रैक्टिस जैसी हम करवा रहे हैं आप लोगों को। 3 हफ्ते में 3 से 4 टेस्ट हम लोग टेक्स्ट बुक पे लगा रहे हैं और फिर अपने यहां लगा रहे हैं। इतने टेस्ट हमारे लिए मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा हमें टेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही लगा रहे हैं, कोई पैसा नहीं है। तो अभी भी आप अगर नए हो तो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उस पर हम लोग टेस्ट डाल रहे हैं। तो ब्रेन सिग्नल्स को पहचानना। ब्रेन सिग्नल्स क्या? आप देखेंगे, जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे आपका दिमाग एकदम से कनेक्ट करता है कि यार ये वहां से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है हो गया, आपको पहली बार में पता चल जाएगा। अब फिर कंफ्यूजन जब क्रिएट हो तो आप उस टाइम पे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है छोड़ दीजिए, आगे निकलिए, आपके दिमाग में दोबारा से कनेक्ट होगा वो। और जब आपके पास टाइम होगा, देखिए पहले पूरा पेपर देखना है, जब आपके पास लौट के आओगे, जब आपके पास टाइम होगा, उस टाइम पे हम चीजों को देखेंगे कि हाँ भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और उस टाइम पे इस तरीके से याद करिए आप कि यार उस चैप्टर का क्वेश्चन है, अच्छा अच्छा ठीक है, तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है डिफिकल्ट क्वेश्चंस को छोड़कर आगे बढ़ना है, और इन मैक्सिमम केसेस आंसर बी और सी होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी कुछ चीजें जो मैंने पहली वीडियो में बताई थी वो ये है, आप लोगों को पता होना चाहिए। टेस्ट लगाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है? जब भी टेस्ट लगाने जाओ तो रियल एग्जाम वाली फील करनी है आप लोगों को, और निश्चित तौर से रिवीजन के बिना कभी भी किसी को भी टेस्ट नहीं देना है। जब भी टेस्ट लगाओ तो इवनिंग के टाइम में कोशिश करो या मॉर्निंग के टाइम में, जिससे कि पहले रिवाइज कर लो, पहले 1 से 2 घंटा रिवाइज करो। फॉर्मूलाज उन चैप्टर्स के भी देखो जो आपने कंप्लीट नहीं किए हैं। मान लेते हैं आपने कोई चैप्टर छोड़ दिया पूरी तरीके से, आप उन चैप्टर्स के भी फॉर्मूलाज जरूर देखो, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा कम से कम उसे तो बना लोगे आप लोग। अब बात कर लेते हैं, आप लोग कहोगे कि भैया जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, देखिए ये इतनी सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में बताई हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, आप जरूर से जरूर उसे देख लीजिएगा। यहां मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, नीचे लिंक है, उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ये आप लोगों का जो सिलेबस है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ये हम लोगों का सिलेबस है, ये सारा का सारा सिलेबस। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें तो देखिए, सबसे पहले साइंस की अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो ये मैथ्स है, यहाँ पे साइंस के जो चैप्टर्स हैं वो मैं दिखा देता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट आपको। देखिए अगर आप मान लीजिए नए स्टूडेंट है और आपने कुछ भी नहीं करना है, आप कह रहे हो कि भैया मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे कि मैं कुछ कर लूं, तो मैं पहले नंबर पे कहूंगा कि आप पहले नंबर पे 10th की एनसीईआरटी पे जाइए और उसमें सबसे पहले ये 4 चैप्टर कर लीजिए। 4 क्या है ये सिर्फ 2 से 3 घंटे का ये दोनों चैप्टर हैं, 2 से 3 घंटे के, और 2 से 3 घंटे के, क्योंकि ये वाला चैप्टर बड़ा है 10वां, 11वां 1 घंटे का चैप्टर है, ये वाला बड़ा है विद्युत, तो इसका छोटा वाला ये वाला है। तो इस तरीके से ये आप लगभग, मैं कह रहा हूं अगर आप दिल लगा के इस चारों चैप्टर्स को करेंगे ना, तो आप पहले दिन 4 घंटा दे दीजिए और दूसरे दिन 4 घंटा दे दीजिए, आप दोनों के दोनों चैप्टर्स कवर कर जाएंगे। और ग्रुप डी के अंदर 2022 में तो ऐसा हुआ था कि यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस थे, जो फिजिक्स 7-8 नंबर की आएगी, 8 की 10 की, वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिले थे पिछली बार। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है पूरी पूरी कि भैया दोनों की फिजिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, तो ये वाली जो फिजिक्स है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन अब मुझसे कोई कहता है कि पहले में इंपॉर्टेंस बताओ, क्या करूं मैं पहले, तो पहले नंबर पे मेरा कहना है कि 10वें के ये चारों चैप्टर पहले नंबर पे करो, फिर उसके बाद इसकी केमिस्ट्री, जो इसके केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स हैं उनको निपटाओ, फिर उसके बाद इसकी फिजिक्स और फिर इसकी केमिस्ट्री। साइंस में आप उतना कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर टाइम बच रहा है तब आप बायो की तरफ देखिए, अदरवाइज आप बायो की तरफ भी अभी मत देखिए, जब आपके पास टाइम नहीं है तो डायग्राम देख जाइए। जो डायग्राम है
अब स्टैटिक जीके को तो मैं पहली बात मना ही करता हूं कि मत देखिए मत देखिए, फिर भी अगर आपके पास टाइम है, देखिए जिसके पास टाइम नहीं है वो स्टैटिक जीके ओके के चक्कर में ना फंसे। करंट अफेयर्स की मैंने पूरी तरीके से मार्किंग आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है बेहतरीन तरीके से। आप लोगों को सारे के सारे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी ही देखना, फालतू सिलेबस पढ़ने से 100 गुना बेहतर है कि एनसीईआरटी ही देख लो। बात करें मैथ्स के अंदर तो देखो लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग देखते तो हो नहीं ना, वीडियो को लाइक करते हो, तो बताओ कैसे किसी का मन करे कि इतनी लंबी वीडियो, नहीं तो मैं तो 1-1 घंटे की वीडियो बना दूं आपको पूरा डेप्थ में समझाने के लिए। फिर भी मैं कह रहा हूं कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। इस चैप्टर को मत छोड़ देना, एलिमेंट्री स्टैटिक्स बहुत हल्का चैप्टर है, सिर्फ 2 घंटे का चैप्टर है और 2 घंटे के अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिलवा के चला जाएगा। इसको छोड़ भी मत देना गलती से भी। एलिमेंट्री स्टैटिक्स का मतलब होता है मीन मोड बहुलक वाला चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है। इसी के साथ साथ एक द्विघात समीकरण वाला है, वो भी बहुत सिंपल है, वहां से भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इजी लेवल के क्वेश्चंस अगर आप कुछ भी ना कर पाओ तो आरएस अग्रवाल की बुक के एग्जांपल्स कर लेना, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। देखिए लास्ट 10 दिन बचे हैं, आपके पास टाइम नहीं होगा तो इस टाइम पे अपने नोट्स को रिवाइज कर लो, या तो या आरएस अग्रवाल की बुक के एग्जांपल्स देख लो। रीजनिंग के मैंने खुद ने अपने नोट्स भी दे दिए हैं, रीजनिंग में ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो चैप्टर्स के कुछ चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट देख लो, बाकी प्रैक्टिस करिए। जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, बस इस टाइम पे आपका एकमात्र मकसद होना चाहिए कि मेरे को पहले पूरा रिवाइज करना है और फिर प्रैक्टिस सेट लगाना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, और नई चीज इन दोनों के बाद करनी है। जब नई चीज पढ़ूंगा तो पहले ये 2 काम मैं पूरे कर चुका हूं, रिवीजन प्रैक्टिस, फिर आप नई चीज पढ़िए, कोई भी जो चीज बची हुई है आपके सिलेबस की। तो रिवीजन पुरानी चीजों का जरूर करिए, वही आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाने वाला है। आप इतनी चीजें करिए, निश्चित तौर से आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से रिजल्ट्स देखने शुरू होंगे। अगर ये सारी चीजें देखनी है तो नीचे वीडियो है, उस वीडियो को देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी ये लर्निंग पिरामिड मैंने आप लोगों को दिखाया है, इस लर्निंग पिरामिड से भी यही पता चलता है कि प्रैक्टिस जितनी करोगे और जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस और रिवीजन करोगे, उसी से आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। ये रीडिंग और जो आप सोच रहे हैं कि लेक्चर देखने से काम हो जाएगा, तो वो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। इन चीजों को करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को दिया जाए एग्जाम से पहले ही, तो गाइज मैं बिल्कुल रेडी हूं और आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज करना है एग्जाम में, वो सारी चीजें बताऊंगा। बस आप लोगों को इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, तभी मेरे को आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।